गरीब घर की बहू। ये सुनने में सिर्फ 3 शब्द लगते हैं, लेकिन नंदिनी के लिए ये 3 शब्द एक जिंदगी भर का बोझ बन गए थे। क्या लाई हो अपने साथ? न जेवर न दहेज, बस खुद। नंदिनी मुस्कुराई थी, क्योंकि जो वो लाई थी वो किसी की आंखों को नहीं दिखता। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव है, भेलूपुर। नंदिनी वहीं की थी। सादा घर, सादे लोग, सादी जिंदगी। रमेश से शादी हुई जब नंदिनी 21 साल की थी। घर छोटा था, पर था उनका अपना। ससुराल में थी कमला जी, रमेश की माँ। मन की बुरी नहीं थी, बस थकी हुई थी। और सुनीता जी, पड़ोस वाली, जिनकी जुबान कभी नहीं रुकती थी। पहले दिन से ही उनकी नजर थी इस दरवाजे पर। महीने बीते, मौसम बदले, लेकिन सुनीता जी की बातें रुकने का नाम नहीं लेती थीं। भेलूपुर से आई है। अरे, वहां की लड़कियां क्या जानती होंगी इन सब बातों के बारे में। और इनके घर वालों ने रमेश को क्या दिया? न जेवर न कुछ और, बस एक लड़की थमा दी। नंदिनी सुनती रहती, चुप रहती। उसके चेहरे पर कोई जवाब नहीं आता था। और कमला जी नजरें चुरा लेती थी। नंदिनी, सुनो, मत ध्यान दो इन बातों पर। ये लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तुम बस अपना काम करो। लेकिन शब्द अंदर तक उतर जाते हैं, चाहे हम चाहें या न चाहें। बंद दरवाजों से भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। उस रात नंदिनी ने दरवाजा बंद किया और चुपचाप रोई, अकेले, खामोशी में, बिना किसी को बताए। इसलिए नहीं कि वो कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं दिखाते, जो भीतर ही जलते हैं। फिर वो दिन आया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। रमेश घर लौटे, देर से, चुपचाप, बिना आवाज किए। नंदिनी, कंपनी ने निकाल दिया मुझे। काम बंद हो गया। अब मुझे नहीं पता क्या होगा। घर में 3 लोग थे। एक बीमार सास, एक टूटा हुआ पति और एक अकेली औरत जो अभी भी खड़ी थी। कमला जी की दवाइयां रुकने वाली नहीं थी, घर का किराया रुकने वाला नहीं था, और पैसे खत्म होते जा रहे थे। और बाहर सुनीता जी की नजरें हर रोज और तेज होती जा रही थी। हर सुबह, हर शाम। नंदिनी, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था बहुत कुछ दूंगा तुम्हें, पर दे नहीं पाया। तुमने मुझे इज्जत दी, एक छत दी, हर पल साथ दिया। यही सबसे बड़ा दहेज है। हम मिलकर बना लेंगे। 2 महीने बीते। रमेश इंटरव्यू देते, हर बार उम्मीद के साथ जाते और हर बार लौट आते खाली हाथ। नंदिनी रात को जागती, हिसाब लगाती, कितने पैसे बचे हैं, कितने दिन चलेंगे। सोने की कोशिश करती। बहू, चाहो तो कुछ दिन मायके चली जाओ, वहां थोड़ा आराम मिलेगा। यहाँ बहुत तनाव है। माँ जी, भेलूपुर में सिखाया था हमें, जब घर टूटे तो भागते नहीं, थामते हैं। कमला जी कुछ नहीं बोल पाई, बस चुपचाप अपना आंचल उठाया और अपनी आंखों से लगा लिया। अगले दिन सुबह नंदिनी उठी, रसोई में आई और खाना बनाने लगी। पर इस बार कुछ अलग था। बस खाना नहीं, टिफिन। एक एक डब्बा जमाते हुए उसके मन में एक फैसला पक रहा था। पड़ोस में एक छोटा सा दफ्तर था। नंदिनी वहां गई, बिना किसी को बताए, अकेले, अपने फैसले पर। साहब, घर का खाना चाहिए तो बताइए। 200 रुपए रोजाना, ताज़ा, गरम,
बिल्कुल घर जैसा। उन्होंने हाँ कहा। दो लोगों ने, सिर्फ दो, पर नंदिनी के कदम जब घर की तरफ उठे तो हल्के थे। पहले हफ्ते 2 टिफिन, दूसरे हफ्ते 6, और महीने भर में पूरे 20। खाना अच्छा था, एकदम घर जैसा। प्रयागराज के दफ्तरों में ऐसा खाना कम मिलता था, लोग बताते दोस्तों को। बहन जी, आज का दाल चावल लगा जैसे माँ ने बनाया हो। सच में। नंदिनी ने सुना, एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराई। पर उस दिन घर लौटते वक्त जो मुस्कान थी वो किसी दहेज से नहीं आई थी। और एक दिन वो भी हुआ जो नंदिनी ने सोचा नहीं था। सुनीता जी के भतीजे के दफ्तर से ऑर्डर आया, 10 लोगों के लिए। 6 महीने बाद रोज सुबह रसोई में 40 टिफिन। कमला जी की दवाइयां चल रही थी, घर का कर्ज उतर गया था। रमेश ने एक छोटी सी डिलीवरी सर्विस शुरू की थी। नंदिनी बनाती, रमेश पहुंचाते। एक शाम कमला जी रसोई के दरवाजे पर आकर रुकी। नंदिनी व्यस्त थी। उन्होंने देखा और बस देखती रहीं। बहू, उस दिन जब मैंने कहा था मायके चली जाओ, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नहीं माँ जी, आपने डर से कहा था। डर तो सबको लगता है, आपकी कोई गलती नहीं थी। बहू, मेरी बेटी की सहेली है, नई नौकरी लगी है उसकी। क्या उसके लिए भी टिफिन हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बताइए कब से चाहिए, कल से शुरू कर देते हैं। गरीब घर की बहू, वो जो भेलूपुर से आई थी, जो लोगों की नजर में खाली हाथ थी। उसने सिखाया, जेवर टूट जाते हैं, दहेज खर्च हो जाता है, वो हमेशा साथ नहीं रहते। लेकिन जो औरत अपने हाथों से घर बना सकती है, उसकी ताकत कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।